जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है लाचार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। निशा को आवाज देते हुए पंकज जैसे ही घर में दाखिल हुआ, साक्षी को वहां बैठा देख उसके होश उड़ गए थे। साक्षी माँ और बाबूजी के साथ बैठकर ऐसे बातें कर रही थी मानो कब से उन्हें जानती हो। पंकज की आंखें निशा को ढूंढ रही थी। निशा वहां नजर नहीं आ रही थी। पंकज ने गुस्से से साक्षी को पूछा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? साक्षी ने कहा, बहुत दिन हुए आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपसे मिलने आपके ऑफिस गई थी। वहां जाकर पता चला कि आप घर जा चुके हैं, इसलिए आपसे मिलने यहाँ चली आई। ऑफिस से आपके घर का पता मिल गया। बधाई हो आपको। सुना है कंपनी आपको विदेश भेज रही है। साक्षी की बातों से पंकज का गुस्सा और तेज हो गया था। विदेश जाने की बात खुद अपने परिवार को देना चाहता था। घर में सबका मुंह मीठा करवाकर वह यह खुशखबरी देगा, ऐसा सोचकर पंकज ऑफिस से लौटते हुए मिठाई लेने चला गया था, जिसके कारण उसे घर आने में देर हो गई थी। साक्षी का इस तरीके से घर तक चले आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इससे पहले कि पंकज साक्षी को वहां से चले जाने के लिए कहता, निशा चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। उसने पंकज से कहा, अरे, आपने साक्षी जी के बारे में कभी बताया नहीं कि आपके पुराने ऑफिस में आपकी सहायक थी। पंकज समझ गया था कि साक्षी ने अपना यही परिचय दिया होगा। उसने निशा से कहा, हाँ, कभी मौका ही नहीं मिला, पर तुम ये सब छोड़ो और अपना मुंह मीठा करो। निशा ने कहा, मुंह मीठा किस खुशी में? पंकज ने कहा, बताता हूँ। उसने माँ व बाबूजी के पैर छुए, फिर बताया कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन पर विदेश भेजने का निर्णय लिया है। निशा ने कहा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है और आप इसी तरह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें। बाबूजी ने पंकज से पूछा, कितने दिनों के लिए जाना है बेटा? पंकज ने कहा, मुझे एक नए प्रोजेक्ट के साथ वहां भेजा जा रहा है। जब तक वह पूरा नहीं होता वापस आना नहीं होगा। माँ जी ने कहा, ऐसी बात है तो बहू और टप्पू भी तेरे साथ जाएंगे। इतने दिन ये दोनों तेरे बिना कैसे रहेंगी? साक्षी ये सब सुनकर अंदर अंदर बेचैन हो रही थी। निशा ने सबको टोकते हुए कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। साक्षी जी पहली बार हमारे घर आई हैं, इनको चाय नाश्ता तो करने दो। निशा ने ऐसा कहा तो साक्षी जाने के लिए उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं फिर कभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर होगी। निशा ने साक्षी का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और कहा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं बिना कुछ खाए पिए आपको जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करिए, पंकज आपको घर छोड़ आएंगे। चाय नाश्ता होने के बाद निशा के कहने पर पंकज साक्षी को छोड़ने चला गया था। साक्षी के जाते ही माँ जी ने निशा से कहा, बहू, मुझे यह साक्षी कुछ ठीक नहीं लगी। देखा नहीं तुमने पंकज से कैसे बातें कर रही थी? निशा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। दोनों ने काफी समय साथ में काम किया है, इसलिए दोस्ती जैसा रिश्ता तो बन जाता है। निशा ने माँ जी से कहा। साक्षी को घर छोड़कर आने के बाद पंकज थोड़ा परेशान सा लग रहा था। वह सीधे अपने कमरे में चला गया था। निशा खाना खाने के लिए उसे बुलाने गई तो देखा पंकज अपने कमरे की दीवार पर लगी निशा और टप्पू की तस्वीर को बड़े ध्यान से निहार रहा था। निशा ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? चलिए खाना खा लीजिए। पंकज ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उससे पूछा, निशा, सच बताओ, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? निशा ने हंसते हुए कहा, नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और आप मुझे चिढ़ाने के लिए यह सवाल बार बार पूछते हैं। अब चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। निशा के जाने के बाद पंकज सोचने लगा, निशा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास करती है। मेरी इतनी बड़ी भूल को निशा स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसे जिस दिन भी पता चलेगा उसके विश्वास की तो धज्जियां उड़ जाएगी, वह पूरी तरह से टूट जाएगी। अपनी इस भूल का सुधार मैं कैसे कर पाऊंगा, पता नहीं। थोड़ी देर बाद पंकज फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आकर बैठ गया था। उसने निशा से पूछा, तुमने खाना खाया? निशा ने कहा, 18 वर्षों में आपको खिलाए बिना मैंने कभी खाया है जो आज खा लूंगी। उसने खाने की थाली परोसकर पंकज के सामने रख दी थी। थाली देखकर पंकज ने कहा, अरे वाह, मेरी पसंद की चावल की खीर और पूरी। पर किस खुशी में? निशा ने कहा, आपकी सफलता की खुशी में। विदेश जाकर काम करने का सपना आप कितने सालों से देख रहे थे। पंकज ने निशा से कहा,
तुम सच में मुझे कितने अच्छे से समझती हो। मेरे बिना कहे ही मेरे मन की हर बात को महसूस कर लेना जैसे तुम्हारी आदत बन गई है। ना जाने क्यों, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सच में बहुत ही खास हो निशा। तुमने सही मायने में मेरी जिंदगी को रोशन किया है। कितनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी करिए। अपनी तारीफों से ही मेरी पेट भरने का इरादा है क्या? पंकज ने कहा, तुम बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी थाली परोसता हूँ। निशा ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो खीर की मिठास और बढ़ जाएगी। माँ और बाबूजी बेटे बहू की इस हंसी ठिठोली को दूर से देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। अगले दिन पंकज ऑफिस से लौटा तो उसने देखा घर में माँ, बाबूजी और निशा के बीच में बहस छिड़ी थी। पंकज की इच्छा थी कि निशा और टप्पू भी उसके साथ विदेश जाए, और पंकज की इच्छा देखकर माँ बाबूजी भी इसी बात की जिद किए बैठे थे। पर निशा ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। पंकज ने प्रस्ताव रखा था कि माँ बाबूजी के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख देंगे। माँ बाबूजी को भी इस बात से कोई ऐतराज न था। पर निशा ने इस बात का पूरा विरोध करते हुए पंकज से कहा था कि इस उम्र में माँ बाबूजी की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकती। बाबूजी की तबीयत अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है। टप्पू की पढ़ाई भी बीच में छोड़कर जाना सही नहीं है, और आपके वापस लौटने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। इसलिए आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैं और टप्पू यहीं रहेंगे माँ बाबूजी के साथ, और अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा कहकर निशा ने सबको चुप करवा दिया था। माँ बाबूजी मन ही मन सोचकर खुश हो रहे थे कि आज के जमाने में निशा की जैसी बहू मिलना उनके किसी अच्छे काम का ही फल होगा। पंकज के जाने का समय नजदीक आ रहा था। निशा उसके जाने की तैयारी में ही जुटी थी। पंकज के साथ रखने के लिए उसने बहुत सा नाश्ता घर पर ही बनाकर तैयार कर दिया था, और बार बार पंकज से कह रही थी, मुझे तो आपके खाने पीने की चिंता लगी रहेगी। देखते ही देखते पंकज के जाने का दिन आ गया था। पंकज ने माँ बाबूजी का आशीर्वाद लिया, टप्पू को गले से लगाया, और निशा से अपना और सबका ख्याल रखने के लिए कहा, और उसकी चिंता न करने की हिदायत भी दी। पंकज के जाने के बाद घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। टप्पू भी मुंह उतार के बैठी थी। माँ बाबूजी का मन भी बहुत उदास था। घर का माहौल ठीक करने के लिए निशा ने ऐलान कर दिया था कि आज रात को डिनर के बाद हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। कोई बहाना नहीं बनाएगा। रात को बाहर से आने के बाद सबका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। अगले दिन पंकज का फोन भी आ गया था कि वह खैरियत से पहुंच गया है। माँ बाबूजी को तसल्ली हो गई थी। पंकज के जाने के लगभग 2 महीने बाद अचानक एक दिन निशा को एक फोन आया, और वह किसी को बिना कुछ बताए भागती हुई घर से निकल गई थी। निशा को घर से गए काफी समय बीत चुका था। बाबूजी दरवाजे पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे और उसकी राह देख रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद अचानक एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। निशा घर आ चुकी थी। बाबूजी ने उसके अंदर आने की भी प्रतीक्षा नहीं की थी, और उससे पूछा, कहाँ चली गई थी बेटा? चिंता के कारण तेरी सास का बुरा हाल है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बाबूजी। निशा बहुत ही संक्षिप्त जवाब देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद उसने माँ जी से कहा, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा। थोड़ा समय लग सकता है। मैं खाना बनाकर जाऊंगी, आप लोग खा लेना। टप्पू को भी मैंने समझा दिया है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, और अपने पास बैठाकर उससे बोली, क्या बात है बेटा? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तेरे चेहरे का रंग उड़ा दिया है? सुबह भी तूने कुछ नहीं बताया। बोलने बताने से मन हल्का हो जाता है बेटा, और समस्या का समाधान भी निकल आता है। निशा ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है माँ जी। कुछ समस्याओं का न तो कोई अंत होता है और न ही उनका कोई हल होता है। वे जीवन पर्याप्त हमारे साथ ही रहती है। रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ। अपने कमरे में आकर निशा लेट गई थी। पर आज की रात काटना उसके लिए कितना भारी था यह किसी को नहीं पता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर तैयार कर दिया था। घर से निकलने के पहले वह माँ बाबूजी के पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, मेरे पीछे अगर पंकज का फोन आए तो उनसे कुछ मत कहिएगा। निशा के जाने के बाद माँ बाबूजी सोच रहे थे, इतने सालों में निशा को कभी इतना परेशान नहीं देखा। रात को निशा घर लौटी तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ 11-12 साल का एक लड़का भी था।
माँ जी ने उसको देखते ही निशा से सवाल किया, यह किसका बच्चा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको देखते ही ऐसे लगा मानो पंकज का बचपन लौट आया हो। माँ जी के इन शब्दों ने निशा के कानों में जैसे जहर घोल दिया था। उसने माँ जी से कहा, यह समीर है, मेरी एक बहुत ही खास सहेली का बेटा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मरते समय इसकी जिम्मेदारी वह मुझे सौंप गई है। समीर अब हमारे साथ ही रहेगा। माँ जी ने पूछा, और इसके पिता? निशा ने कहा, इसके पिता कोई गैर जिम्मेदार इंसान ही होंगे, जिन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। माँ जी ने निशा से कहा, पर बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार पंकज की राय ले लेती तो अच्छा होता। अगर उसे कोई ऐतराज हुआ तो? निशा ने कहा, क्यों माँ जी, क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है? मैं अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकती। पंकज से अभी इस बारे में बात करना मैंने जरूरी ना समझा। उनके वापस आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। निशा ने बात जारी रखी, अगर आपको और बाबूजी को समीर के यहाँ रहने से कोई ऐतराज हो तो कह दीजिए। माँ जी ने निशा से कहा, कैसी बात कर रही है बेटा, हमें पता है कि तू कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। निशा ने समीर का दाखिला टप्पू के स्कूल में ही करवा दिया था। समीर के आने से घर का वातावरण बदल चुका था। माँ और बाबूजी का समय दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। बाबूजी की तबीयत में भी काफी सुधार आ गया था। लेकिन इस सब के बीच में निशा की खामोशी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे सिर्फ पंकज के वापस आने का इंतजार था। समय अपनी गति से भाग रहा था। टप्पू और समीर युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पूरे 7 वर्षों बाद पंकज आज घर वापस लौट रहा था। माँ और बाबूजी की खुशी का ठिकाना न था। टप्पू भी अपने पिता से मिलने के लिए उतावली थी, लेकिन निशा के चेहरे पर उत्साह और खुशी की जगह अनगिनत सवालों की छाप थी। पिता के इंतजार में बैठी टप्पू दरवाजे की घंटी बजते ही झट से उठकर दरवाजा खोलने के लिए भागने ही वाली थी कि निशा ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम और समीर बाहर मत आना। निशा के इस बर्ताव से माँ और बाबूजी को आने वाले किसी तूफान की आशंका हो रही थी। निशा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पंकज को खड़ा देख उसकी आंखों में गुस्से का उबाल आ गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। पंकज ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला ली थी, जिसे निशा ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। निशा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। पंकज अपना सामान लेकर अंदर आया तो माँ और बाबूजी उठ खड़े हुए। इतने सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रही थी। माँ बाबूजी से मिलने के बाद पंकज ने निशा से पूछा, टप्पू कहीं नजर नहीं आ रही? तुमने उसे बताया नहीं कि मैं आज आने वाला हूँ? कहाँ चली गई वह? निशा ने कहा, वह अपने कमरे में है। पंकज टप्पू से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा ही था कि निशा ने उससे कहा, रुक जाइए, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पंकज ने कहा, ऐसी कौन जरूरी बात है जिसके लिए तुम मुझे अपनी बेटी से मिलने से रोक रही हो? निशा ने कहा, आपके लिए तो 7 साल पहले भी यह बात जरूरी नहीं थी, इसलिए तो अपनी गलतियों से मुंह छिपाकर भाग गए थे। माँ जी ने निशा को चिल्लाते हुए कहा, बहू, इतने साल बाद तेरा पति घर लौटा है, यह क्या तरीका है उससे बात करने का? निशा ने कहा, फिर आप ही पूछिए अपने बेटे से, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्हें अपने ऑफिस में सिफारिश करके घूस देकर विदेश जाने का अवसर हासिल करना पड़ा? कौन सा प्रोजेक्ट 7 वर्षों तक चलता है? क्यों इन 7 वर्षों में ये एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए? पूछिए माँ जी। बाबूजी आप पूछिए, शायद आपको सच बता दे आपका आदर्श बेटा। निशा ने आज सारी मर्यादा को किनारे कर दिया था। उसने माँ बाबूजी से, आपका बेटा अपनी काबिलियत पर विदेश नहीं गया था, अपनी गलती से पीछा छुड़ाने के लिए गया था, और उस गलती का नाम है साक्षी। निशा ने माँ जी से कहा, उस दिन जो फोन आया था और मैं आप लोगों को बिना कुछ बताए घर से चली गई थी, वह साक्षी का ही फोन था। अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी वह। अपने बेटे की फिक्र ने उसे मजबूर कर दिया था मुझे फोन करके बुलाने के लिए। मरने के पहले उसने पंकज और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई मुझे बताकर मुझसे माफी मांगी, और उसी ने मुझे बताया कि कैसे पंकज ने अपने ऑफिस के एक सहयोगी को मिलने वाला विदेश जाने का अवसर पैसे खिलाकर अपने नाम करवा लिया था। उसने अपनी आखिरी इच्छा रखी थी कि समीर को उसने मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे पिता का नाम और साथ मिल जाए। समीर मेरी किसी सहेली का बेटा नहीं है, वह पंकज और साक्षी के रिश्ते की निशानी है। आपको याद है माँ जी, समीर को पहली बार देखकर आपने क्या कहा था? समीर को देखकर आपको पंकज का बचपन याद आ गया। आपकी वो शब्द
हर पल मेरे कानों में गूंजते रहते थे। पिछले 7 वर्षों से जिस दर्द और पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, उसकी चुभन सिर्फ मैंने महसूस की है। मैं खुद जलती रही, पर आपके और बाबूजी की नज़रों में मैंने पंकज को गिरने नहीं दिया। टप्पू के लिए उसके पिता का मान सम्मान कम नहीं होने दिया। माँ और बाबूजी यह सब सुनकर निशा के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। पंकज एक अपराधी की तरह निशब्द होकर निशा के सामने लाचार खड़ा था। निशा टप्पू और समीर को उनके पिता से मिलवाने के लिए बुलाने जा रही थी और सोच रही थी कि शादी के बाद विदाई के वक्त माँ ने यह तो समझाया था कि जीवन संगनी का सफर बहुत कठिन होता है, पर यह बताना भूल गई कि इस सफर में धोखे भी मिलेंगे और जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।